अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम एक बेहद गंभीर पर्यावरण के मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। आज राजनीति की कोई बात नहीं होगी, कोई हेड टॉक भी नहीं होगी, आज सिर्फ पर्यावरण की चर्चा होगी। हर शहर जहर फैल रहा है। कैसा जहर? हवा में। हम आप जो सांस ले रहे हैं, दरअसल वो ताज़ी स्वच्छ हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, बल्कि केमिकल से भरे हुए गैस अपने भीतर अपने फेफड़ों में पंप कर रहे हैं। और अब हालात गंभीर खतरे से भी आगे बढ़ चुके हैं कि स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। कैसा बना दिया हमने अपने आसपास का माहौल, यह गंभीर चिंता का विषय है और इसके बारे में खुली चर्चा करके इसके समाधान की तरफ हमें बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहनों भाइयों, इस नॉर्थ इंडिया के हर बड़े शहर में, उत्तर भारत के हर बड़े शहर और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जिलों में, ज़्यादातर शहरों में हवा खराब हो गई है। राजनीतिक दलों की हवा नहीं खराब, वो फल फूल रहे हैं, समृद्ध हैं, लेकिन उन्होंने आपकी हवा खराब कर दी है। कैसे खराब कर दी है? हर शहर में जहर फैल रहा है, हवा में जहर है। और हालात इतने खराब हो गए हैं कुछ शहरों में, विशेष तौर पर एनसीआर से लगा हुआ जो उत्तर प्रदेश का शहर हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर, इन सब इलाकों में हवा में जहर है। और जहर भी मामूली नहीं, घातक, सीवियर से भी आगे की कंडीशन में पहुंच गए हैं, जहां हमें आपको बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े हैं। क्या यह चेतावनी नहीं है? क्या यह पर्यावरण की अलार्मिंग स्टेज से भी आगे की बात नहीं है? पर हम कैसा सोया हुआ समाज और कैसी सोसाइटी है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे आसपास ऑक्सीजन नहीं है, हम एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गए हैं। इसके दुष्परिणाम क्या हैं? आपको बीमारियां होंगी, कैंसर होगा, सांस लेने की दिक्कत होगी, फेफड़ा जल्दी खराब होगा। और किसी को जीना है 80-85 साल, तो मर जाएगा 70 साल में, वो भी बीमारी से लड़ते लड़ते। अगर शुद्ध ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध है तो इससे बड़ी त्रासदी किसी सोसाइटी, किसी शहर के लिए क्या हो सकती है, जहां हम अपने नागरिकों को जीवन जीने लायक कायदे की हवा नहीं दे सकते हैं। पानी साफ मिल नहीं रहा, फैसिलिटीज वैसे भी नहीं है, जिंदगी नरक में तब्दील है और ऊपर से हवा भी खराब, जहर। इससे बदतरीन बात और क्या हो सकती है कि आपको स्कूल कॉलेज बंद करने पड़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मेजर रोकनी पड़ रही है, कंस्ट्रक्शंस रोकने पड़ रहे हैं। और बहनों भाइयों, शर्म की बात यह है, किसी भी सोसाइटी के लगभग मरने की स्थिति क्या होती है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वाकई में फर्क नहीं पड़ता? हर साल एक दस्तूर ही माना जाता है, अरे 3 महीने तो ऐसे ही रहेगा। 3 महीने नहीं, अधिकांश महीनों में हालात ऐसे ही रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। शुद्ध ऑक्सीजन क्या होती है और गैस चैम्बर में रहना क्या होता है, जरा उन शहरों में जाइए जहां पर, या उन जगहों पर जाइए, पहाड़ों पर जाइए, देखिए क्या ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्या शुद्धता है ऑक्सीजन में। और एक शहर में आइए, मास्क तो अब लगाकर चलने की जरूरत है बहनों भाइयों, भी N95। और मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस वक्त खुली हवा में सांस लेने का मतलब आप गैस, जहरीली गैस अपने फेफड़ों में उतार रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बीमारी की तरफ। फेफड़ा खराब हो जाएगा, शरीर के आर्गन काम नहीं करेंगे, दिन भर अलसाए बैठे रहोगे या अस्पताल चले जाओगे। अब आपको लग रहा होगा ये किस भाषा में कहा जा रहा है, तो भाई साहब आपको किस भाषा में समझाया जाए, आप यही बता दो। आप हो कि समझने कोई तैयार नहीं हो। सरकारें तो पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं, बिगाड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क आपको पड़ना चाहिए। एक अवेयर सोसाइटी बनिए। मैं नहीं कहता किसी से अपनी तुलना करिए, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों से सीखिए। तो क्या शानदार उन्होंने अपने शहरों का माहौल रखा है कि आपको शहर की हवा नहीं खराब होने दी। यूरोप के देश देखिए, यूरोप के शहर देखिए, अमेरिकन सिटीज देखिए, ईस्ट एशिया की कंट्रीज देखिए, मध्य एशिया के देश देख लीजिए।
लेकिन साउथ एशिया के इन सब देशों में क्या हालात हैं? सीवियर से भी एक आगे की कंडीशन में पहुंच गए हैं। इसको मैं इन्वायरमेंट इमरजेंसी शब्द देता हूं। इन्वायरमेंट इमरजेंसी। वरना कोई कारण नहीं है कि सरकार खुद स्कूल बंद कर रही है। अब इससे ज्यादा सरकार आपको क्या अलर्ट करेगी? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आप रोक नहीं सकते हैं, वाहनों का प्रदूषण रोक नहीं सकते हैं, शहरों को साफ रख नहीं सकते हैं, धूल कूड़ा कचरा गंदगी बजबजाती नालियां, सीवरेज सिस्टम बंद ठप, नालियां काम नहीं कर रही, चारों तरफ बजबजाती गंदगी, तो मिलेगा क्या आपको? इससे ज्यादा पर्यावरण की स्थिति खराब हो ही नहीं सकती। अब इससे वर्स्ट ही होगी। क्यों? क्योंकि हमें इसकी समझ नहीं है, और समझ है भी तो हम कहते हैं हमारा घर तो ठीक है, अपना बंद किए हैं, एयर प्यूरीफायर लगाए हैं, पर वो कितना काम कर रहा है जरा देखो तो। बाहर तो निकलना ही है ना। अपने फेफड़े चेक कराइए, आपको पता चल जाएगा कि आपके फेफड़ों की हालत क्या है। तो जब गैस चैम्बर में रहने का मतलब समझिए क्या होता है। नोएडा में क्या हालात हैं? जरा मॉर्निंग वॉक करने जाएं चक्कर आ जाएगा। लखनऊ में क्या हालात हैं? पर लोगों के पास विकल्प नहीं है। हद से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनियंत्रित गति से निर्माण, वाहनों का प्रदूषण और पर्यावरण के लिए असंवेदनशीलता। जनता पर्यावरण को लेकर बहुत असभ्य आचरण रखती है। आज आपको बुरी लग रही होगी बात, पर बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि आप सामान्य तरीके समझाने में समझते ही नहीं है कि ये इन्वायरमेंट इमरजेंसी हमारे लिए कितनी बड़ी हो सकती है। ये क्रिटिकल स्थिति से भी आगे जाने वाली स्टेज है। अगर अब नहीं संभले और अब पीछे नहीं आए और अपने पर्यावरण को ठीक नहीं किया, तो यकीन मानो आपने तो अपनी ज़िंदगी नरक की है। आने वाली पीढ़ी को जैसा हिंदुस्तान और जैसा उत्तर प्रदेश और जैसे शहर दे के जा रहे हो ना, इनके पास घर से निकलेंगे तो मास्क लगेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में होगी। अरे मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूँ। इससे बड़ी इमरजेंसी इन्वायरमेंट के मामले में हो ही नहीं सकती। दुनिया के दूसरे मुल्क, उनके मीडिया हैरानी से देखता है आपकी तरफ कि भैया जी कैसे रहे हो इस तरह के माहौल में, और ऐसा जहाँ पर पर्यावरण हो वहाँ लोग नॉर्मल कैसे हैं, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? अब पता नहीं आप क्या इम्यूनिटी डेवलप की हो कि फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको। दूसरे लोग हंसते हैं आपके ऊपर कि आपके ने शहरों की ये बदतरीन हालत कर रखी है। और शहर तो छोड़िए, गांव तक के पोल्यूशन है। लेकिन आपको मजा किस में आता है? पॉलिटिकल डिबेट में। हिंदू मुसलमान पकड़ लो, मंदिर मस्जिद पकड़ लो, मदरसा पकड़ लो, तो ये पर्यावरण कौन पकड़ेगा? अपना वर्तमान और अपना भविष्य क्यों दांव पे लगा रहे हो? थोड़ा इन्वायरमेंट पे चर्चा करो, अपने मोहल्लों पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, अपने घर पे, सरकारों से, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, जनप्रतिनिधियों से बोलो जरा पर्यावरण ठीक करो। नोएडा में दिखाने के लिए, नौटंकी करने के लिए कि स्मॉग टावर लगाया गया था, बंद पड़ा है। किसी खिलाफ FIR हुई किसी अफसर पे? और जरा देखिए अस्पतालों में इस समय क्या हालत है। बेड नहीं नसीब है, बीमारी फैल रही है, और सांसों की बीमारी तो गजब, फेफड़े की बीमारी, अस्थमा फैल रहा है इस समय। तो जिसको बीमारी है थोड़ा भी सांसों की, निकलो ना घर से, और निकलो तो N95 मास्क लगाओ। यार कुछ बयान सुनिए, फिर आज की परिचर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक राज्य की हवा एक राज्य में नहीं रहती, इधर से हवा उधर जाती है, उधर से हवा इधर आती है। तो जैसा हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। इस समय लोगों की जान बचाने की ज़रूरत है, बच्चों की जान की सुरक्षा की ज़रूरत है। इसके लिए स्कूलों को बंद करना ज़रूरी है, स्कूलों को ऑनलाइन करना है। ये डिमांड के लिए आज हमने केजरीवाल जी से प्रार्थना की है। डेटा बहुत ज़्यादा है कि इससे डेथ्स भी हो रही हैं, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफ़र हो रही है, और कई लोग बार बार इमरजेंसी आ रहे हैं। या कि जब भी एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो उस दिन और उसके अगले 6 दिन एकदम
सांस की तकलीफ़ वाले जो इमरजेंसी विजिट्स हैं वो एकदम बढ़ जाती हैं। ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम से विभिन्न उपसर्ग देखा देता है, विभिन्न क्रोनिक डिजीज का। इसमें मेन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो है सांस प्रश्वास लेने में दिक्कत होता है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं बीजेपी से, डॉक्टर DS नेगी हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ हैं, रहे उत्तर प्रदेश में, आसिफ रिजवी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर सुशील द्विवेदी बहुत ही मशहूर पर्यावरणविद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, रीना राठौर जी बहुत ही जानी मानी इन्वायरमेंट की एक्टिविस्ट हैं, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर DS नेगी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे करना चाहता हूं क्योंकि आप बेहतर व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि क्या ये वाकई में इन्वायरमेंट इमरजेंसी का दौर है। बिल्कुल, देखिए इस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरा जो हमारे जो इतना वाहन से इतना पॉल्यूशन होता है, बाकी और जो हम लोग कोई ख्याल नहीं रखते हैं, वो हमारी इको थोड़ा आ रहा है जी, मैं ठीक कराऊंगा, आप हम लोग बोलते हैं। कोई ख्याल नहीं रखते हैं। और इस समय जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हमें फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर आदमी अपनी गाड़ी ना निकाले ताकि ये पॉल्यूशन इस तरह से ना हो। बाकी हम लोग जहाँ मौका लगता है वहाँ पर जो है कूड़ा जलाने लगते हैं। इन सब चीज़ों से जो है सारी जो गैसेस हैं, जो हानिकारक गैसेस हैं, जैसे कि सल्फ़र ऑक्साइड है, नाइट्रस और नाइट्रिक ऑक्साइड है, और अमोनियाज, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसेस निकलती हैं और बहुत ही घातक जो पार्टिकुलेट मैटर अभी जिस तरह का इन्वायरमेंट है और जिस तरह की हवा में हम सांस ले रहे हैं वो किस स्तर की है, उसको कितना सीवियर माने हम? देखिए इसमें ऐसा कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि जो अगर जैसे जैसे हमारा AQI लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारे हर चीज़ में, जैसे इवन आँखों में जलन होने लगती है, गले में जलन होने लगती है, नाक जुकाम होने लगता है, गले में खराश होने लगती है, जो ब्रोंक्यूल, क्योंकि ये सारे इरिटेंट्स होते हैं जो हमारी सांस की नलियां जो होती हैं इनको सिकोड़ने लगते हैं। जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी कंडीशन वर्स्ट हो जाती है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट डेवलप हो जाती है। साथ में जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर हम लोग के यहाँ ट्रेडिशन ये है कि सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, और तो मॉर्निंग वॉक में ये होता है कि सुबह के टाइम में, सर्दियों में सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में टेम्परेचर कम होने की वजह से जो सारे पार्टिकुलेट मटेरियल जो है वो नीचे की ओर आते हैं। तो इसलिए ऐसे समय में जो इस तरह के हार्ट के पेशेंट्स हैं या क्रॉनिक चेस्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं, इन लोगों को बाहर मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में नहीं जाना चाहिए। अगर उनको वॉक करना अच्छा, आप तो बहुत लंबे समय इस प्रोफेशन में रहे हैं, मुझे बताइए कि मतलब जनता इसको समझना नहीं चाहती है क्योंकि जनता की प्रायोरिटी नहीं है। उनसे बताओ कि थोड़ा सा ये पोल्यूशन बहुत है तो हंसने लगते हैं, बस ये तो सीरियस नहीं लेते हैं। देखिए ऐसा है कि हर चीज़ हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार करेगी, है ना, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। तो हमें अपना भी तो कर्तव्य देखना चाहिए कि हम हर जगह कूड़ा फेंक दे रहे हैं और क्या कहते हैं पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो है गाड़ी थोड़ी दूर भी जाना है तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, पैदल हम चल नहीं सकते हैं। तो ये नेगी साहब, मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूँ सरकारों से कोई उम्मीद ना करो क्योंकि उसको तो तुम ही ने चुना है, अपना ठीक कर लो पहले। हाँ, वो तो सबसे पहले हमारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना कि हम भी उस चीज़ को अपना जो हमारा काम है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। वो भी करें। आप मुझे ये संक्षेप में बताएं कि इस वक्त जिन लोगों को दमा के पेशेंट हैं, फेफड़े से जनित कोई समस्या है, सांसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मास्क लगाएं कि ना लगाएं? देखिए
सबसे पहली चीज़ तो है कि अनावश्यक, अगर कोई आवश्यक काम से नहीं है, ख़ास तौर से जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जो दमा के पेशेंट्स हैं या जो और डिजीज़ेस, सांस की डिजीज़ के पेशेंट हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घर से ज़्यादा वो ना निकलें। अगर मास्क पहनते हैं तो सिंपल मास्क से कुछ नहीं होगा। मिनिमम क्या आप N95 मास्क या आप रेस्पिरेटर लगाएंगे तभी वो इतने जो कम माइक्रोन्स के जो पार्टिकुलेट मैटर है वो उस पर रुक पाएगा। अदरवाइज सिंपल मास्क लगाने से वो आपके लंग्स के अंदर ही वो चला जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नेगी। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ रीना राठौर जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही मशहूर पर्यावरणविद हैं। रीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कल जब मैंने खबर देखी कि नोएडा में 1 से लेकर 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए और हालात सीवियर कैटेगरी से ऊपर चले गए, अब इसके बाद क्या बचता है? ब्रिजेश जी, जैसा कि ये स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ये हालत आ गई है कि हमें स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सीवियर कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा जो AQI, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो 100 से बिलो होना चाहिए, वो 800 को पार कर रहा है। आपको पता है कल दिल्ली का जो AQI था वो 800 से भी अबव था, विच इज़ द दिल्ली इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे भयावह क्या होने वाला है। तो इसीलिए हमको इस तरीके के जो हम लोग स्टेप ले तो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए एक सोसाइटी के रूप में? सरकार को क्या करना चाहिए एक इंस्टीट्यूशन के रूप में? और कम से कम जहाँ रह रहे हैं वो जगह तो ठीक कर लें। अरे कोई इंसान ना जहाँ रहता वहाँ भी साफ सफाई करके रहता है। बिल्कुल। यहाँ तो देखिए कायदे से हवा नहीं ले सकते, आप सांस नहीं ले सकते। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेशी, बिल्कुल। मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ, शाम को वापस आती हूँ, ये जो टॉक्सिक क्लाउड है ये पूरी जगह पे फैला हुआ है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मास्क ना लगाऊं तो नाक इतना ज़्यादा चोक हो जाता है, मुंह चोक हो जाता है। तो इसके लिए हम प्राइमरी वॉरियर बनना चाहिए, पब्लिक को प्राइमरी वॉरियर बनना चाहिए। सेकेंडरी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो करती भी है, वो अभी हमें देखना नहीं है। हमें प्राइमरी वॉरियर बन के इससे लड़ना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके हमें संवेदनशील बनना पड़ेगा अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जगह के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत घातक है। समझ रहे हैं? इसमें हमें ही संवेदनशीलता दिखानी पड़ेगी कि हम अपने आसपास के इलाकों को ठीक रखें। तो वो कैसे रखेंगे? ताकि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज़ करना चाहिए उसके लिए। और सबसे पहली बात, हमें जो भी अनवांटेड जो हम बर्निंग कर रहे हैं उसको हमें स्ट्रिक्टली रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब हम ही कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो गाड़ी आती है कूड़ा उसमें डालते नहीं है, उसको जला देते हैं और इस तरीके से ये हम पॉल्यूशन। मैडम, किसान तो बेवजह बेचारे बदनाम हैं। उनको तो पराली के नाम पर बड़े लोग, कारपोरेट और मीडिया वाले उनके ऊपर पर्यावरण ढकेल के निकल जाते हैं। सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ है? सड़क से। सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ है? इंडस्ट्री से। सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ है? कंस्ट्रक्शन साइट से, उड़ने वाली धूल से। उनको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन किसान के गला दबाने सब दौड़ते हैं। वो बेचारा कितना पोल्यूशन कर लेगा। बिल्कुल। और ये हाँ, ऐसा नहीं है। जो फार्मर, मैं बताना चाहूंगी, जो स्टेट और ये लॉ इन्फोर्समेंट है, ये फेल है अपनी चीजों को अप्लाई करने में। तभी फार्मर को, वो चाहता नहीं है डबल बर्निंग करे, पर उसको जरूरी है कि वो करे, क्योंकि वो क्या चाहता है कि वो साल में मल्टीपल क्रॉप लगाए अपनी फील्ड में। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संजीव जी, एक हवा में सबकी सांस है और इस हवा में है जहर, और जिम्मेदार हैं सब, आप भी। ब्रजेश जी, ये बात सही है आपकी कि ये एक बड़ा गंभीर इशू है, गंभीर मुद्दा है, और इस पर सबको सोचने की और सबको गंभीर विषय पर अपने स्तर से ज़रूर मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो नोएडा के प्रशासन ने जिस तरीके से उस पर कार्रवाई की है, मुझे लगता है कि प्राथमिक तौर पे ये एक अच्छा कदम है। वहाँ डीजल के वाहनों को रोकने का काम किया है जिला प्रशासन ने,
और स्कूलों को बंद करके बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़े। और जैसा कि अभी पूर्व डीजी कह भी रहे थे कि जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है, तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा हम लोग एहतियात अगर बरतेंगे तो निश्चित रूप से ठीक रहेगा। जहाँ तक सरकार का सवाल है तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि आज ये महत्वपूर्ण डिबेट में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उनको सरकार तक पहुँचाना और उन पर अमली जाना पहचाने का काम करेंगे। जहाँ तक सवाल ये है कि अब तक सरकारों ने क्या किया, तो आपने देखा होगा, चूँकि ब्रजेश जी आप लखनऊ में हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से बैटरी की बसों को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से बैटरी के बसों के माध्यम से प्रदूषण को कम करने का काम किया गया है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जनपदों में भी, बड़े शहरों में भी अगर इस तरीके से हम लोग और डेवलपमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि और लोग भी अगर उनके कुछ सुझाव हों और वो देंगे तो निश्चित रूप से उन पर भी सरकार तैयार है और जो भी बेहतर काम हो सकते हैं। इस विषय में कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। अच्छा, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नाम की एक जो है एक संस्था होती है, उसका नाम है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, और एक केंद्रीय वाला होता है। इनका काम सिर्फ एनओसी जारी करना या पर्यावरण के बारे में भी कुछ देखना है? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल इनकी जो भी नॉर्म्स हैं उस आधार पर ही एनओसी लागू की जाती है। और मैं पिछले ये कौन सी एनओसी है जो नोएडा में इतनी बांट दी गई कि आज नोएडा में अभी रीना बता रही थी कि 600, 700, 800 पहुंचा जा रहा है, स्कूल बंद करना पड़ा। और आप ये नोएडा वाली जो बात कह रहे हैं, या तो मजाक कर रहे हैं आप, या तो फिर आपको पता नहीं कि नोएडा में कुछ नहीं हुआ और बड़ी खराब हालत है नोएडा की। या चेक करा लो एक बारी। नहीं, देखिए, आपने कहा कि आपको पता नहीं है, या आप ही के इसमें चैनल पे ही नीचे लिख करके आ रहा है। अरे तो डीजल गाड़ी नहीं चलेगी तो कहाँ गाड़ी बंद कर दी? एक गाड़ी नहीं बंद 542। और सुनिए, जो एक स्मोक टावर बनाए थे वो खराब पड़ा है। मेरी बात आने दीजिए। अरे सुन तो लो पहले। आप मजाक करोगे और फिर सोचोगे हम सवाल भी न करें। आप बताओ। आप नहीं, मजाक का कोई प्रश्न ही नहीं है, ये मजाक का मुद्दा नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें जितना गंभीरता से हमें चिंतन करने की ज़रूरत है और सबको चिंतन करने की ज़रूरत है, इसमें किसी एक व्यक्ति से काम नहीं चलेगा। मैंने तो ये आपको आंकड़ों की बात की, ये जरूर अच्छी बात है कि वो 800, 850 बता रही है, लेकिन चूंकि आपके चैनल पर मैं अभी देख रहा था कि 542 लेकर के आ रहा है, तो मैंने उस बात को रखा है। 542 समझते हैं कि 100 से ऊपर जाने नहीं चाहिए, 50 रहना चाहिए। 50 है और बढ़ा कितना? 10 टाइम ज़्यादा, 11 टाइम ज़्यादा, 11 गुना। इमेजिन कर सकते हो कि फेफड़ों में क्या जा रहा है? जहर, गैस। इस पर सबको अपने हिसाब से रोकने की जरूरत है, पहल करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आपकी महत्वपूर्ण डिबेट है, करोड़ों दर्शक हैं आपके। अब लोग समझ जाएं तो ठीक है संजीव भाई, मैं तो झकझोर के कह रहा हूं, इसके बाद भी ये समझ लें तो आप हमेशा किया है। देखिए, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा और साधुवाद भी दूंगा कि जब कोरोना का समय था तो आपने डिबेट्स के माध्यम से जिस तरीके से जनता में एक जागरूकता पैदा की, आज वही स्थितियां प्रदूषण के भी उसमें हैं। मुझे लगता है कि आपकी डिबेट से बहुत लोग आपको पता है, ये फेसबुक, यूट्यूब पे लोग लिख रहे हैं कि ये क्या फालतू डिबेट चल रही है। अब मैं उनको क्या समझाऊं? अब आप मतलब कभी कभी तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। वो गंभीर नहीं है। अब वो मनोरंजन चाहिए उनको दिन भर, कहाँ से दे मनोरंजन? हाँ। तो भैया पिक्चर दिखाओ, बात खत्म। केवल सरकार और विपक्ष की भूमिका ही देखना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं घनश्याम तिवारी को आमंत्रित करता हूँ। घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संजीव जी। निश्चित रूप से इससे सबक लेंगे। तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज समस्या है बहुत बड़ी, न सरकार गंभीर है, न जनता, न समाज। और हालत इतनी ख़राब है कि नोएडा चले जाइए, लखनऊ आ जाइए, बनारस चले जाइए, गाजियाबाद चले जाइए, किसी शहर चले जाइए, एक जैसे हालात आपको मिलेंगे। गैस चैम्बर बन गए हैं शहर। नमस्कार ब्रजेश जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। देखिए, अगर आपके दर्शकों से पूछा जाए कि देश के पर्यावरण मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कौन है, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कौन है, ये जो हम आसानी से कह देते हैं कि लोगों की जिम्मेदारी है। जो सरकारें लाखों करोड़ का बजट पेश करती हैं, 24 घंटे अपना प्रचार में हजारों करोड़ खर्च करती हैं, भाषण पे भाषण दिए जाती हैं, एक आपने कोई काम कर लिया उसका 100 जगह प्रचार करती हैं, वो आज खुले में आकर के ये क्रेडिट क्यों नहीं ले रही हैं कि ये जो जहर मिला हुआ है हवा में, ये हमारा बनाया हुआ है,
क्यों नहीं कह रहे कि हमारी जिम्मेदारी थी, हम उसमें फेल हो गए? क्या ये जो मंत्री हैं, महामंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं, ये कोई विदेश से हवा ला करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी हवा में सब जी रहे हैं। इन्होंने जो फेल किया है, उन्होंने देश की जनता को फेल किया है। इसमें ये पूर्णतः राजनीतिक बहस है। क्या देश के किसी भी मंत्री ने कहा है कि उनकी जिम्मेदारी है? क्या देश में कहीं किसी ने कहा है कि ये साइंटिफिक रूप से इस तरीके से करेंगे? हम पिछले 7-8 सालों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पराली जलाई जा रही है, वहां वाहन आ रहे हैं, कहीं कोई ठोस कदम नहीं हुआ है। और वो ऐसा नहीं कि हवा को लेकर के है। आप यमुना को देख लीजिए, पानी को लेकर के देख लीजिए। अगर हम जिन मुद्दों के आधार पर सरकार बनाएंगे और उनके जिन भाषणों के आधार पर वो सरकार बनेगी, तो वो सरकार इसी तरह की होगी कि बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, लोगों को हिंदू मुसलमान विवाद में फंसा सकते हैं, लेकिन जहां ठोस काम करना है। आप ये सोचिए कि आप इस तरीके से जब 2 साल कोविड में स्कूल बंद रहे, अब प्रदूषण के चलते स्कूल बंद रहेंगे। जो गरीब का बच्चा है उसके पास तो कोई लैपटॉप रखा हुआ नहीं है, आपने कोई व्यवस्था नहीं की है, आपके पास कोई ऐसा मानक भी नहीं है कि उसका स्कूल बेहतर हुआ हो। तो निरंतर आपने एक ऐसा मेरी चिंता इससे थोड़ी सी आगे है तिवारी जी, सोसाइटी ही अवेयर नहीं है और ना वो अपने मुद्दे उठाती है, और इस तरह की चीजें होने के बाद भी लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो 11 गुना ज्यादा जहरीली गैस ले रहे हैं ऑक्सीजन के रूप में। आपको कैसे समझाया जाए इनको? आप ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है कि सोसाइटी हर रोज हिंदू मुसलमान मुद्दों पर लड़ने के लिए अवेयर है? यही मीडिया चैनल, जिसको अक्सर कई मीडिया चैनल जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, प्रतिदिन आपके घर में हिंदू मुस्लिम बहस घोलते हैं, तो सोसाइटी को उन मुद्दों पे अवेयर करते हैं। सरकार चाहती है कि जिन मुद्दों पर उसकी कोई जवाबदेही ना बने, उन मुद्दों को सामने रखा जाए। जिन मुद्दों पे उसकी जवाबदेही है, अगर ये सरकार जो लोगों को ना नौकरी दे पा रही है, ना अच्छी शिक्षा दे पा रही है, ना स्वास्थ्य दे पा रही है, अगर साधारण हवा जो उसके मंत्री भी लेते हैं वो भी नहीं दे रही है, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं दे रही है, तो ये सरकार क्यों चुनी गई है? केवल भाषण देने के लिए, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से अखबारों में अपनी तस्वीरें छापने के लिए, और ये कहने के लिए कि हमने भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। अगर शहर की जो राजधानी है, देश की जो राजधानी है, उस राजधानी का मजाक दुनिया भर में उड़ रहा है क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, जो हवा वहां की हवा जहरीली हो गई है, और वहां के न पर्यावरण मंत्री सामने आते हैं, न प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शहर अनाथ पड़ा हुआ है और हम जनता को दोष दे रहे हैं। जनता ने सरकार को चुना है, सरकार के पास असंख्य रिसोर्स हैं, IITs हैं, दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन आप उसका दिमाग ही नहीं लगाते हैं। हमारे देश में अगर शिक्षा मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री, एनवायरमेंट मिनिस्टर, ये सब लोग छुपे हुए सिर्फ हिंदू मुसलमान मुद्दों पर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन जिन जिम्मेदारियों के लिए वो मंत्री बने उसमें राय नहीं दे सकते हैं, तो जनता को दोष देने से क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। मैं आसिफ रिजवी जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जो वायु प्रदूषण की समस्या है ना, ये सामान्य स्तर, गंभीर स्तर और अति गंभीर स्तर को पार कर चुकी है। इसको कहते हैं इन्वायरमेंट इमरजेंसी, यानी शहर जो है अब ऑक्सीजन नहीं है, गैस चैम्बर हैं। इसको ठीक कैसे किया जाए? कोई इसके बारे में सीरियस ही नहीं हो रहा है। देखिए, किसी भी समाज को सीरियस करते हैं उसके नेता, और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उसको मुद्दा बना के जनता के बीच में बार बार ले जाएं। और अभी आप देखिए, हमारे आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे और उन्होंने बड़े उससे कहा कि सर, हम नोएडा के प्रशासन की बड़ी तारीफ करते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया उसने। आपने बताया कि फॉग टावर बंद है, उन्होंने सुना फॉग टावर बंद है, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं है। वो कहेंगे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। 2-4-5 लोगों पे मीडिया के माध्यम से एक ऐसा माहौल बना देंगे कि जिम्मेदारी वो ले लें, या कहते हैं जनता की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। और जब सरकार की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई तो जो चैनल इसके ऊपर डिबेट कराएगा, ईडी या कुछ ऐसे उनके बीजेपी के कुछ हैंड्स हैं, ईडी और CBI, उसको भेज देंगे क्या कि भाई जाओ, चैनल जो है सही चीज़ दिखा रहा है, सही मुद्दे बना रहा है, तो इसके कुछ भेजो, कोई नोटिस उस पर काम करने लगेगी सरकार। लेकिन सरकार जब इस बात को मानेगी नहीं कि ये जिम्मेदारी सरकार क्या हम लोग एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, और गवर्नमेंट, मैं वहीं पे आ रहा हूँ सर, मैं वहीं पे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। सरकार उसको मानेगी नहीं। अब जिम्मेदारी उसने डाल दी पब्लिक के ऊपर। पब्लिक को भी इतनी, हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको भी गाइड करने के लिए माध्यम क्या है? माध्यम में चैनल। तो चैनल का तो आप प्रयोग कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए। तो इस मसले का सोल्यूशन कैसे होगा? भाई कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो इस बारे में गंभीर हैं, सोच रहे हैं,
उनको गंभीरता से चुचवाने का काम तो कम्युनिकेशन ही करेगा। कम्युनिकेशन का चैनल क्या है? चैनल है वो, उसी माध्यम से कम्युनिकेशन हो सकता है इतने ज़्यादा लोगों से जी, तो वो चैनल है। तो उस चैनल को भी अगर आप दबाव बना के रोकेंगे, गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि हवा खराब है? नहीं, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। ठीक, गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। देखो इसमें इंडस्ट्री भी शामिल है, इसमें बिल्डर भी शामिल है, सोसाइटी अच्छा, ये भी सब शामिल किसके है, कहने पे काम करते और हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदार है सरकार। हाँ, मैं बताइए बिल्डर किसके अंडर ये में काम चारों अगर ठीक हो जाए ना, अभी सब ठीक हो जाए। सर, इनको ठीक करने का काम किसका है? बिल्डर किसके इशारे पे काम करेंगे? किसके इशारे पे काम करेंगे? इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस कौन देगा? इंडस्ट्री किसके नॉर्म्स पे चलती है? सरकार के नॉर्म्स पे तो चलती है। ओके, डॉक्टर सुशील द्विवेदी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत ही जाने माने पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर सुशील, बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग डिबेट में आपका काफ़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे ये बताएं कि इस वक्त हालात क्या सीवियर से भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरह के इंडेक्स आ रहे हैं ये तो बड़े ही ख़तरनाक हैं कि ये ऑक्सीजन तो कम, गैस चैम्बर ज़्यादा बन गया है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी आपने ये बात भी बताई कि इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की स्थिति हो गई है। जैसा कि हम और आप लोग देख रहे हैं कि पहले हमें और आपको ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिलती थी, लेकिन अब हम चाहे लखनऊ की बात करें या नोएडा की करें या दिल्ली की बात करें, वहाँ पर लगभग 25 से 30 सिगरेट के बराबर का धुआं, जो पैसिव स्मोकिंग के रूप में हम लोग मान सकते हैं, ऐसा हम ले रहे हैं। अर्थात वो है धुआं, मतलब जो सिगरेट नहीं पी रहा जी, और अगर बाहर निकला है तो 25 सिगरेट पी लिया। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, देर भी हो गई। और मैंने वहाँ पर ये महसूस किया, जब दिल्ली पहुँचा तो 5 दिन पहले गया था, तो जब उतरा तो मुझे वहाँ डिस्कम्फर्ट हुई सांस लेने में। और जब उसके बाद आज शाम को जब हम आ रहे थे वहाँ, तो पूरा शहर एक धुंध में लगभग 4 बजे शाम से ही पूरा ढक गया था। तो ये स्थिति देश की राजधानी की है। और देखिए, जैसा कि आपने अभी कहा, इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है भाई साहब। सभी को अपनी जिम्मेवारी समझना पड़ेगा। देखिए, हम किसी के ऊपर कानून थोप के या डंडा चला के नहीं, और आप विशेषकर मीडिया के जो सम्मानित बंधु हैं, वो जागरूकता के आधार पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग जागेंगे, हम लोग अपने अपने पर्यावरण का ऑडिट करें ना, कि हमारे और आपके घरों में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, कितने हम लोग व्हीकल यूज कर रहे हैं, या हमारे आसपास के लोग कहाँ पर फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं या सूखे पत्तों को जला रहे हैं। आप जो भी हरियाणा या पंजाब के लोग आपके चैनल को सुन रहे होंगे, राष्ट्रीय चैनल को, वो सोचें कि जरा हम ये पराली या जो भी हम जला रहे हैं, इससे ठीक है। एक बात बताइए, दुनिया के दूसरे मुल्कों ने पर्यावरण के मामले पे एक से एक हाई स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं। कुछ ना करो, गूगल में बैठ के इंटरनेट से ही पढ़ के सीख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम सरकारें ये तो कर लें। देखिए, और निर्लज्जता देखिए, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, डाकू हैं ये। नहीं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, नहीं आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा न कहिए। बड़ी खराब स्थिति है इनकी। कम से कम लखनऊ में या बड़े बड़े शहरों में एम्बिएंट कुछ नहीं करते डॉक्टर साहब, इनका क्या बचाव करना। नहीं, कुछ नहीं करते। लोगों को कम से कम ये पता तो चल रहा है, एम्बिएंट क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन से एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता पता चल रही है। वो तो वैसे भी चले जाइए, 50 वेबसाइट हैं आपको और ऐप हैं जो बता देंगे। इनकी क्या जरूरत है? ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं और एनओसी जारी करते हैं। बल्ले लो एनओसी इनसे। बताइए, एक के खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो? क्षेत्रीय पर्यावरण प्रदूषण अधिकारी, क्या क्या तो इनके पास तामझाम है, पर काम क्या है इनका? पूरा शहर बर्बाद करके रखे हुए हैं। बीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप भी बाहर खड़े हैं इस वक्त, जहाँ पे खड़े हैं ना, वहाँ अभी AQI जानते हैं कितना है? 500। मास्क लगा लीजिए। देखिए, पर्यावरण के मामले में जो प्रदूषण की बात हो रही है, 500 हो जाए चाहे 5000 हो जाए, हमारे देश में शाम को दारू और सिगरेट का छल्ला चलता है और सब चीज़ ठेंगे पर है। प्रदूषण भ्रष्टाचार की वजह से है। हर साल तो चर्चा होती, जैसे जाड़ा आता है तैसे प्रदूषण पे चर्चा होती है, सांस फूलने लगती है, AQI बढ़ गया। अब ये क्वालिटी इंडेक्स देखें कि लोग बच्चा पैदा करें। इतनी जनसंख्या है इस देश में, कहाँ से प्रदूषण कंट्रोल होगा? भाई, हमको आपको हर नागरिक को इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। कहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं जो फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण तो जब दिवाली आए तब कहीं प्रदूषण आ गया, पराली जले तो प्रदूषण आ गया, पटाखा फोड़ दो
प्रदूषण, वाहन दिन रात सड़कों पर बढ़ रहे हैं, प्रदूषण चल रहा है, सरकार को राजस्व मिलता है, अफसरों की कमाई होती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आप कह रहे थे, वहाँ सब प्रदूषण रोके से मतलब थोड़ी है उनको प्रदूषण फैलाने से मतलब है। वहाँ राजनीतिक नियुक्तियाँ होती है, वो सब अधिकारी और नेता सब इंडस्ट्रियल एरिया खाली दौरा करते हैं जहाँ माल पानी की व्यवस्था है, करोड़ों रुपया वसूली, अवैध ईंट भट्टे चले, चाहे जितना धुआं फैले, उससे उनको मतलब है। तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ब्रजेश जी, क्योंकि हम पेड़ काट रहे हैं। हमें पेड़ मुफ्त में ऑक्सीजन देता है। अस्पताल में जाओ, डॉक्टर सिलेंडर लगाता है, ऑक्सीजन देता है, पैसा वसूलता है। हम कहते हैं डॉक्टर साहब भगवान हो, और पेड़ फ्री में ऑक्सीजन देते हैं, उसको काटे डाल रहे हो, ना भगवान और ना उसका कोई मतलब है। हमें टेक्नोलॉजी पे गर्व है, हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर। एक सज्जन ने बताया कि इस देश में हर 5वां आदमी सांस का मरीज है, तो ये टेक्नोलॉजी कैसे इसको रोकेगी। हर आदमी स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। कोरोना काल में आपने देखा कि सांसें फूलने लगी थी, ऑक्सीजन कृत्रिम वाली व्यवस्था नहीं हो पाई। ट्रेन बंगाल से, जलपाईगुड़ी से कहाँ से ऑक्सीजन लाई, और बगल में पेड़ पौधा गांव में है, वो सब छोड़ के शहर में आके बस गए। तो जब हम सब चीज़ के जानते हैं, उसके बाद भी कोई काम मान नहीं रहे बात को। आप देखिए कि शहरों में लोग कूड़ा घर के बगल रहते हैं कि नहीं रहते, बहुत बड़ी आबादी रहती, बदबू आती है, गंदगी है, कहाँ सुविधा है। सरकारी जो नगर निगम का पानी नलों में आता है वो काला आता है, गंदा आता है, वो भी एक प्रदूषण है। लाउड स्पीकर पे कुछ कार्रवाई हुई, ध्वनि प्रदूषण रुका, लेकिन झुग्गी झोपड़ियाँ और जो स्लम है उनमें तो जीवन आज भी नारकीय है। हम हवा के प्रदूषण से तो परेशान हैं, लेकिन जो धरती पे प्रदूषण चल रहा है वो सब जब तक टोटलिटी में इस पर हम कंट्रोल नहीं करते, ये नहीं हो पाएगा। महानगर हमें तरक्की जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य हमसे छीन रहे हैं। हमें सुविधा देते हैं, हमें रोजगार के अवसर दे रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? हमारी जान और हमारी सांसों की कीमत पर। ये तो सबको देखना होगा। ये हर साल चर्चा होगी और अभी कई बार चर्चा होगी। अभी जाड़ा आ रहा है, अभी तो बहुत चर्चाएं इस पर होंगी, लेकिन आज बात आई कि साहब दिल्ली और उनकी बात चल रही है। ब्रजेश जी, आप देखिए कि जब देश में कोई बहुत इंडस्ट्री भरमार नहीं है, छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियाँ थी वो ख़त्म हो रही हैं, तो प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है? आबादी की वजह से तो बढ़ रहा है। अभी दिल्ली में प्रदूषण पे चर्चा हो रही। केजरीवाल खुद एक खांसी के मरीज रहे पूरी ज़िंदगी, दमा के बड़े बड़े मरीज उनसे परेशान हो जाए, उनके सामने फेल हो जाए, उनकी खांसी नहीं ठीक हुई। अब ये प्रदूषण, अब मुख्यमंत्री खुद ही खांस रहा है, तो दिल्ली तो खांसेगी ही। उसमें चाहे कोई एजेंसी लगा दीजिए, चाहे जो लगा दीजिए, गंगा की सफाई पे करोड़ों रुपया खर्चा होता है, तो कहाँ से आएगा? ब्रजेश जी, जब कोई त्यौहार आता है हम पटाखा फोड़ते हैं, शादी ब्याह में पटाखा जलाते हैं, वो भी तो प्रदूषण फैलाता है। जी वीरेंद्र जी, पराली जलाने पे बहुत बवाल होता है। केशव मौर्य जी ने कहा कि अगर कहीं डेंगू दिखेगा तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ सख्त कार्रवाई से मतलब माना जाता है कि या तो जेल भेज देंगे या एसटीएफ लगा देंगे, गिरफ्तारी करा लेंगे डेंगू की। पता नहीं कैसे सख्त कार्रवाई होगी। खैर, हम लोग तो तरक्की के युग में जी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें रोज़ देखते हैं जी, लेकिन हिमाचल और गुजरात में चुनाव होने वाला है, वहाँ प्रदूषण की कोई बात है? सियासत का जहाँ फायदा नफा नुकसान होगा वहाँ प्रदूषण की कोई बात नहीं होगी। और अब आते हैं हम कि ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा जब हम अपने बच्चों को अच्छी हवा न दे पाएं। जी वीरेंद्र जी, कोरोना काल में जब सांसों पर संकट बढ़ा तो हमने देखा कि हम अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिला पाए।
हम तरक्की और दौलत के नशे में कितनों चूर हो जाएं, कितनों आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, ये असली बात है। और इसीलिए हमें बीमारियों ने घेरा है। और ये बीमारियां, असल में पेड़ से वोट नहीं मिलता ब्रजेश जी, नहीं तो पेड़ कोई न काटे, नेता काटे ही न दें। अगर पेड़ से वोट मिलता होता सरकारें बनती होती हरियाली से। तो ये जो नदी है, पेड़ है, हवा है, ये सब मुफ्त में है, इनका वोट फोट से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ये सब कहानियां चलती रहती हैं जी। बहरहाल सुनिएगा आज कि एक साहित्यकार ने लिखा है कि खुद के जमीर से पूछो, किसी अमीर से पूछो, हवा में कितना जहर है, शहर के गरीब से पूछो। और दिन प्रतिदिन हर तरह के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, और चंद कागज के टुकड़ों के खातिर हम कितना दुख उठा रहे हैं। और शहर का शोर चैन से सोने नहीं देता है, और दर्द कितना भी हो लेकिन हमें रोने नहीं देता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सारगर्भित तरीके से अपनी बात रखी। मैं डॉक्टर DS नेगी का रुख करता हूं, पूर्व DG हेल्थ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत शुक्रिया नेगी साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जनता को तत्काल प्रभाव से अपने बचाव के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है ताकि कम से कम उसका नुकसान हो। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, या जो ओल्ड एज है, या जो सांस के पेशेंट्स हैं, या जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, ऐसे लोग जो है वो बहुत ज़रूरी उसमें, जैसे इधर गवर्नमेंट ने स्कूल्स बंद कर दिए हैं, और साथ ही साथ में तो जब ज़रूरी काम हो उसी समय उसी लिए निकलें, अदरवाइज़ वो न निकलें। दूसरा ये कि जो हम एक तो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाएं, और या हम ग्रुप ट्रांसपोर्ट की ओर आगे की ओर जाएं। दूसरा, जो जैसे हम लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं फिर वो जला दिया जाता है, तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है और प्रदूषण होगा। दूसरा, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो ख़ास तौर से जो पुरानी व्हीकल्स हैं उनकी, जो हम लोग का आप देखते होंगे कि प्रदूषण की जांच जो होती है जगहों पर, तो वो क्या होती है वो आपको भी पता है। तो अगर वो थोड़ा सा हम स्ट्रिक्टनेस वो करें कि अगर जो फिटनेस के हिसाब से, तो ऐसी व्हीकल्स जो कि ज़्यादा पॉल्यूशन वो फैला रही हैं उनको हम रिस्ट्रेन कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है वो जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज से जो एमिशंस होता है, जो बहुत बड़े अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसमें कि धूल धक्कड़ ये सारी चीज़ें अगर ये होती है, तो उसको कुछ समय के लिए हम उनको बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नेगी, जो पार्टिकुलेट जी बहुत शुक्रिया। मैं रीना राठौर को आमंत्रित करता हूँ। रीना जी, आपको क्या लगता है कि तत्काल प्रभाव से हमें क्या ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि हम इन्वायरमेंट को कुछ हद तक तो ठीक कर पाएँ? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ कनेक्ट करके समझाना चाहूँगी। जैसे कि जब कोविड आया था तब इंस्टेंट डेथ हो रही थी लोगों की, तो तब लोग ज़्यादा अवेयर थे इस चीज़ के लिए कि हमें रोकना चाहिए। पर आपको नहीं पता कि एवरी ईयर 2 मिलियंस ऑफ पीपल्स आर डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन। तो आप देख सकते कितना सीवियर है ये। पर हम इसको क्यों सीरियसली नहीं ले रहे? क्योंकि ये धीरे धीरे असर करता है। और हमारा जो इंडिया है वो 5th नंबर पर आता है जिसमें जहाँ पे डेथ सबसे ज़्यादा होती है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा संवेदनशील रहिए। आप अपने घर में इंडोर प्लांटिंग करें। क्योंकि मैं एक इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि प्लांट ही बहुत एक अच्छा रोल प्ले करेंगे इस चीज़ को दूर करने के लिए। इंडोर प्लांट आप लगाइए, जैसे कि स्नेक लगाइए, स्पाइडर प्लांट लगाइए, पाम प्लांट लगाइए, एलोवेरा लगाइए। और आप आउटडोर जो प्लांट, आपके जो बड़े बड़े प्लांट हैं जैसे कि पीपल है, बिग ट्रीज जो हैं, पीपल है, नीम है, जामुन है, इसको कटने से बचाइए। आप लगाएंगे तो उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा, बट कटने से आप बचा सकते हैं। तो ये आपको ये स्टेप तो ज़रूर लेने पड़ेंगे कि अपने घरों में पौधे लगाइए, और बाहर जो पौधे हैं उनको प्लीज़ अपनी छोटी सी ज़रूरत के लिए मत काटिए। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे खाना खा सकते हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। आप बाहर बहुत कम से कम जाएं, जब ज़रूरत है तभी आप बाहर जाएं, तो ये बहुत फ़ायदा करेगा आपके लिए। मास्क, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी अगर किसी के पास N95 जो नहीं खरीद सकता है, और बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे मास्क है जो नहीं खरीद पा रहे हैं,
मुझे नहीं लगता ये मास से कुछ इससे प्रभाव होगा, क्योंकि जो पर्टिकुलेट मैटर का जो साइज है वो 2.5 माइक्रोन है, तो हमें नहीं लगता कि वो मास उसको अंदर जाने से रोक पाएगा। इसलिए आप बाहर जा रहे हैं तो कोई भी कपड़ा आप लगा के जाइए और ज्यादा से ज्यादा आप रोके कि आप बाहर ना जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे डॉक्टर नेगी ने बताया, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं थोड़ा पैनल के आगे के मेहमानों को भी आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस वक्त जनता इमीडिएट क्या ऐसा करे? बिल्कुल, अपने घर के आसपास पानी का छिड़काव करें, क्योंकि आसपास की जो डस्ट है वो भी एक बहुत बड़ा प्रदूषण का सबक बन रही है। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ब्रिजेश जी, सीमेंट पॉल्यूशन की हम लोग बात नहीं करते हैं, सीमेंट पॉल्यूशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारक है। जैसा कि अभी कहा गया था कि कार पूलिंग करें, तो ये बेहतर विकल्प है। और विशेषकर जिन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जैसे मेट्रो या फिर नगर बसें हैं या इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कि हमारे लखनऊ में चलाए गए, तो ऐसे वाहनों का उपयोग करें। और दूसरी बात, अपना प्रकृति के साथ भावनात्मक रिश्ता जरूर बनाएं, क्योंकि प्रकृति के साथ जब तक हम भावनात्मक रिश्ता नहीं बना पाएंगे तब तक हम प्रदूषण सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या करे? ये तो चलो भावुक हो गए, प्रकृति के करीब चले गए, वो तो भावुक भी नहीं होते हैं। नहीं, सरकार देखिए अपने स्तर पर ये कर सकती है कम से कम कि सरकार कड़ी एक्शन करते हुए ऐसी जगह जहाँ पर भी खुले में कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन्हें रोक दें, ऐसी इंडस्ट्री को बंद कर दें। और जैसे पूसा डिकम्पोजर डी एक सॉल्यूशन था जो कि किसानों तक पहुँचाएँ, जिससे कि वो सही रूप से पराली का निस्तारण कर सकें और पराली को जलाए ना। और आसपास अगर कोई ब्राउन गोल्ड के रूप में जो इन्वायरमेंटलिस्ट या साइंटिस्ट कहते हैं जो सूखे पत्ते, या तो सरकार कम से कम लोगों को इस बात के लिए जागरूक करे और कड़े कदम उठाए कि इन पत्तों को, सूखे पत्तों, हरियाली जलाएं नहीं, इससे बल्कि अच्छी खाद बनाएं और अपने गमले में डालें और उससे पेड़ों को नया जीवन दें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं संजीव मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। संजीव जी, डिबेट के पहले चरण में हमने समस्या बताई, आपके पास समाधान का कोई सुझाव है कि क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, देखिए, जो पर्यावरण के विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, खास तौर से डॉक्टर नेगी जी, रीना जी और डॉक्टर सुशील जी ने जो बातें रखी हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ग्रुप ट्रांसपोर्ट इसमें बहुत अच्छा एक सुझाव आया है। ग्रुप ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस्तेमाल किया जाए, अगर किसी एक व्यक्ति को जाना है तो केवल अपनी गाड़ी से जाएंगे, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा होगा। और जहाँ तक एक और भी सुझाव आया कि ये पुरानी गाड़ियाँ जो हैं, और ख़ासतौर से डीजल की बहुत पुरानी जो गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा प्रदूषण अगर दे रहे हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए। यही काम, अरे जब गाड़ी लेके निकलो तो आसिफ रिजवी को भी ले लिया करो, तिवारी जी को भी ले लिया करो, थोड़ी कार पूलिंग आप लोग भी कर लो। आसिफ रिजवी कई बार मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन समस्या यही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथी के साथ समस्या यही है कि ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। इसमें भी आपको तो मजा आता है इस सब पे ना, आप तो चाहते हो कि हवा भी हिंदू मुस्लिम कर। थैंक यू। और समाजवादी पार्टी थैंक यू खासतौर से जो हिंदू मुस्लिम करती है, अब लोग घनश्याम तिवारी को संभालो। ओके तिवारी जी, गो अहेड, आप समाधान बताओ। संजीव मिश्रा अपने प्रिय विषय की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, घनश्याम तिवारी जी, गो अहेड। थैंक यू संजीव जी, शुक्रिया। अगर सरकार कोई भी, चाहे दिल्ली की सरकार हो या उत्तर प्रदेश वाकई जागरूक है तो 3 चीजें जरूर करेगी। पहले तो जो वनरेबल पॉपुलेशन है उसके लिए हेल्थ हेल्पलाइन तुरंत होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या फिर एल्डरली हों। सरकार प्रदूषण तो नहीं रोक पाई, उसके रोकथाम का कोई अच्छा उपाय भी इनके पास नहीं है, लेकिन जो उससे प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए मदद के लिए सरकार को तत्परता से बड़े पैमाने पे काम करना चाहिए। पहली बात। नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन, नो इंटरप्शन प्लीज, नो 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 ना ना ना, नो इंटरप्शन। आज पॉलिटिकल डिबेट है ही नहीं। या तिवारी जी, गो अहेड। दूसरी बात की सरकार के पास, जस्ट वेट प्लीज प्लीज प्लीज, तिवारी जी बोलिए ना। देखो संजीव जी रुक जाओ, हाँ बोलिए भाई तिवारी जी। प्रत्येक वाहन को नो पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सरकार के पास आंकड़े हैं, वो फोन नंबर के साथ अब आंकड़े हैं कि कौन से वाहन ऐसे हैं जो 20% वाहन किसी शहर में कौन से हैं जो सबसे अधिक प्रदूषण फैला सकते हैं। और इवन रैंडम तरीके से करने की जगह आप उन वाहनों को चिन्हित कीजिए जो आपके पास आंकड़े हैं, उसके आधार पर आप पहले से संपर्क करके कह सकते हैं ये वाहन शहर में नहीं चलने चाहिए। और तीसरी बात कि सरकार को सरकार के रूप में ये करना पड़ेगा। आप अखबार में ऐड देते हैं कि चुनाव होगा, दिल्ली में भी चुनाव, एमसीडी चुनाव होने वाला है, आप समूची सरकार अब चुनाव में व्यस्त होगी,
कोई भी मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर सरकार में कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, न उसके पास जानकारी है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे भाई जो यहां पर पैनल ने बोल दिया सरकार को वो करना चाहिए। आपको चुना गया है, आप एक डिबेट में आके ये नहीं कह सकते जो लोगों ने बोला वो सरकार को करना चाहिए। आप पिछले 10 महीने से क्या कर रहे थे? ये हर साल। तिवारी जी शुक्रिया, थोड़ा डिबेट के इस राउंड में वक्त का अभाव है, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ और आसिफ रिजवी को आमंत्रित करता हूँ। आसिफ रिजवी बताइए कि आपके पास समस्या तो बताई गई है, समाधान के भी कुछ रास्ते बताइए। सरकार के पास विल पावर होना चाहिए। जिस तरह से रात में 8 बजे के बाद 500 के नोट बंद हो सकते हैं, उसी तरह से एक ही बार में सारी गाड़ियां जो पेट्रोल डीजल चल रही हैं वो भी बंद हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी चल सकते हैं। पर उसके लिए थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जो सरकार के पास इस समय फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ी कमी लग रही है। बाकी हम उनके साथ में अगर कुछ वो इस तरह का फैसला लेते हैं तो विपक्ष पूरा उनके साथ में है। तो बता ही रहे साथ में घूमते हो गाड़ी में। कौन? ये मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी तो बस उसके बाद भी बात नहीं सुनते हैं। तब तो कम से कम बात मान लो, जब 500 के नोट 1000 के नोट बंद कर सकते हो तो भैया जितनी गाड़ियां हैं वो भी बंद कर दो। बहुत शुक्रिया। एक बात मैं और कह दूं सर जी, हाँ, कंप्लीट करें। सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है इस मसले को लेकर। अगर गंभीर है तो इनसे कहिए इस डिबेट के तुरंत बाद जो फॉग टावर बन चल रहा है उसको लेकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लगाएं, ताकि जितने भी अधिकारी ऐसे जो अपनी आंखें बंद करे बैठे हैं उस पर कार्य। नोएडा के अफसरों पे मुकदमा, सपना देख रहे हो रिजवी साहब? पैसा ज्यादा जा रहा है मंत्रियों पास। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज की इस परिचर्चा से समाज ने कुछ सबक लिया होगा, कुछ सीखेगा और सरकार अगर मन हो तो इस मामले में कार्रवाई करे और जनता को सीवियर कंडीशन में जा रही हवा से बचाने की कोशिश करे। कम से कम शुद्ध हवा पाने का हक और अख्तियार सबको है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।